बुढ़िया, मैंने कहा था ना कि मेरे जादुई मटके को पंख मत लगाना। आज तूने उसे छुआ, अब सारी रात तू इसी बारिश में भीगती रहे। बहू, मैं तो बस सफाई कर रही थी, न जाने कब मेरा पंख मटके से लग गया। बेटी, मुझे अंदर आने दे, बहुत सर्दी है बाहर। तभी बादल कव्वा घर से बाहर आता है। माँ, बिजली सही कह रही है, तुम्हारे पंख लगने से हमारी किस्मत खराब हो सकती है। अब तुम चुपचाप बाहर बैठी रहो। तभी कोमल चिड़िया वहाँ से गुजरती है। वो ये सब देखकर रुक जाती है। बिजली और बादल, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अपनी माँ को ऐसी बारिश में बाहर क्यों बिठाया है? क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपने काम से काम रख। तू मेरे घर के मामलात में दखल ना दे। जब बादल को कोई दिक्कत नहीं तो तुझे क्या दिक्कत है? जा, निकल जा यहाँ से। बिजली कव्वे की बातें सुनकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बादल कव्वा अपनी माँ से जरा भी प्यार नहीं करता था। उन दोनों को ये नहीं मालूम था कि उनकी माँ की शक्तियों के कारण ही उनका घर इस तूफान में भी सुरक्षित था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात बिजली कव्वे अपने पति से कहती है, बादल, जल्दी करो। अगर इस नीले कागज पर तुम्हारी माँ ने पंख लगा दिया तो ये पूरा बाग और इसके सारे जादुई फल हमारे हो जाएंगे। बादल कव्वा बिजली की बातों में आ जाता है और वो डरते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है। बादल जी, जल्दी करो, देखो माँ सो रही है। अच्छी का पंख इस कागज पर लगवा लो। बादल कव्वा अपनी माँ के पास जाता है और उस नीले कागज पर अपनी माँ का पंख लगवा लेता है। ये सब देखकर बिजली कव्वे बहुत खुश होती है। अगली सुबह होते ही बिजली कव्वे अपनी सास की एक पुरानी पोटली और उसे घर से बाहर निकाल देती है। चलो बुढ़िया, अब ये सारा जंगल का हिस्सा हमारा है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी? बुढ़िया, तुम जंगल की सबसे भयानक काली पहाड़ी पर चली जाओ। वहाँ तुम्हारी जैसी भटकती रूहें रहती हैं। बादल की माँ ये सब बातें सुनकर रोने लगती है। बादल कव्वा भी चुप बैठा हुआ था। वो तो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था। बेटा बादल, याद रखना, जब तक मैं यहाँ थी तो ये घर सुरक्षित था। आज तुमने अपनी माँ को इस घर से निकाल दिया। आज तुमने अपने घर का सुरक्षा कवच बाहर फेंक दिया। चाहिए माँ जी, हमें आपका ये सुरक्षा कवच नहीं चाहिए। आप अपनी ये फटी पुरानी पोटली उठाओ और यहाँ से चली जाओ। तभी बिजली कव्वे कहती है, बादल, माँ इस पोटली को बहुत संभाल कर रखती है, इसे ये पोटली साथ नहीं लेकर जाने देंगे। यो बुढ़िया, ये पोटली भी हमारी हुई, तुम्हारा सारा कुछ हमारा है, अब चली जा यहाँ से। बादल कव्वे की माँ वो पोटली वहीं छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, बिजली आगे बढ़ती है और उस पोटली को खोलती है। जैसे ही पोटली खुलती है तो उसमें से काले सांप बाहर निकलते हैं। बिजली, ये क्या? इस पोटली में तो सांप है। बादल जी, भागो, घर के अंदर भागो। डरते हुए वो पति पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बूढ़ी कव्वे उड़ते उड़ते रास्ते में थक जाती है और नीचे गिरती है। तभी कोमल चिड़िया देखकर भागती हुई वहाँ आती है। माँ जी, आप यहाँ इस हाल में, चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। बेटी, मुझे छोड़ दो, मैं बदनसीब हूँ। मुझे तो मेरे अपने बेटे ने भी घर से बाहर निकाल दिया। नहीं माँ जी, बुराई का समय लंबा हो सकता है मगर सच्चाई हमेशा जीत जाती है। कोमल चिड़िया बूढ़ी कव्वे को अपने घर ले जाती है। माँ जी, ये मीठे फल खा लें, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। बूढ़ी कव्वे बहुत भूखी थी। वो मीठे फल खा लेती है और फिर अपने गले से एक सुनहरी चाबी निकालती है और चिड़िया को देती है। बेटी, ये सुनहरी छाते की चाबी है। ये सिर्फ उसी के लिए खुलती है जो दुख में साथ दे। आज से ये तुम्हारी है। जंगल में अचानक एक काला तूफान आता है। बिजली और बादल का घर तिनके की तरह उड़ने लगता है क्योंकि अब बादल की माँ का सुरक्षा कवच नहीं था। बादल जी, कुछ करो, हमारा घर टूट रहा है। तभी घर के बाहर वही सांप आ जाते हैं और वो उनके घर को नीचे गिराने लगते हैं। बिजली, ये तो वही सांप है जो पोटली से निकले थे, हमारे घर को गिरा रहे हैं। बचाओ बचाओ। ऐसी तूफानी बारिश में
जंगल के सभी पक्षी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। वो सब चिड़िया के घर आते हैं। कोमल चिड़िया बूढ़ी कवि का दिया हुआ सुनहरी छाता खोलती है। चिड़िया के घर के गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में सुरक्षित रहते हैं। ऐसे वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब वो सभी पक्षी बादल और बिजली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि बिजली और बादल के पंख टूट चुके थे। देखो बेटा, बादल, लालच की वजह से तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। बिजली और बादल को अपने किए का बहुत पछतावा था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। बेटे, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु आज से ये मेरा जादुई बागीचा मैं चिड़िया को देती हूँ और तुम दोनों चिड़िया के इस बागीचे में नौकर बनकर काम करोगे। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तभी तुम उड़ सकोगे। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। सुबह से ही जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी मीना और पति के साथ बैठी थी। मीना के बाबा, बाहर मौसम बहुत खराब है, आज आप दाना लेने मत जाइए। मीना, देखो कोमल भूखी है, मुझे दाना लेने जाना ही होगा। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है चंदू जी, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर चंदू चिड़ा जंगल में दाना ढूंढने निकल जाता है। वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। एक तेज हवा का झोंका चंदू चिड़े को दूर फेंक देता है। वो एक बड़े पेड़ से टकराता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मीना बेटी, अभी तक तुम्हारे बाबा वापस नहीं आए, अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम घोंसले में ही रहना, मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे चंदू चिड़ा कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चंदू चिड़ा वापस नहीं आता। तभी चंदू की माँ सावित्री चिल्लाती हुई वहाँ आती है। आवाज सुनकर तोता भी वहाँ आ जाता है। देख लिया, खा गई मेरे बेटे को। तू मनहूस है। इतनी बार कहा था अपने बेटे से कि इस चिड़िया से शादी मत कर, ये मनहूस है। अब खा गई मेरे बेटे को। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है उसके लिए दुख ही लाई है। सावित्री काकी, इतना कठोर मत बोलो, ये बेचारी तो पहले ही दुख में है। तोते, तू तो चुप ही कर, हमारे बीच में मत बोल। निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अपनी इस बेटी को भी ले जा। माँ जी, जंगल का मौसम बहुत खराब है और बारिश भी होने वाली है। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जा, मगर मेरे बेटे के घर से निकल जा। ऐसा कहते हुए सावित्री कोमल चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरा घर भी तिनकों का है। ऊपर से जंगल में बारिशें हो रही है, ऐसे में तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ तोते भैया, मैं जानती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी बिजली का भी छाता लिए उड़ती हुई वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, तुम बेघर हो गई हो, मैंने सुना है सब। तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में रख लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मुझे ये अपना हार दे दो। अगर तुम मुझे अपना ये हार दोगी तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी। नहीं कवि बहन, ये हार मैं आपको नहीं दे सकती। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा, नहीं दोगी तो फिर यही बारिश में भीगती रहो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया और उसकी बेटी वहीं पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं। तभी बुलबुल वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हिम्मत मत हारो, मुझे तोते ने सब बताया है। घने पेड़ों के बीच में एक गुफा है, वो गुफा सुरक्षित है। तुम और तुम्हारी बेटी वहाँ रह सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन, मैं मेहनत करूँगी और देखना बहुत जल्दी मैं अपने लिए एक सुंदर घर भी बना लूँगी। बुलबुल का धन्यवाद करते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को उस गुफा में ले जाती है
जहाँ वो माँ बेटी रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल चिड़िया अब जंगल से मीठे मीठे फल तोड़कर लाती है और उन्हें जंगल के बाजार में बेचती है। कोमल चिड़िया बहुत मुश्किल से गुजारा करती है, परंतु हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही मेहनत करते करते वो अपने लिए एक सुंदर घर बना लेती है, जहाँ वो अपनी बेटी मीना के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे जंगल में पानी भर जाता है। सावित्री का घर डूब जाता है। वो एक झाड़ियों में फंस जाती है और मदद के लिए पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी बिजली कभी वहाँ से गुजरती है। बिजली, बिजली बेटी, मुझे यहाँ से बचा लो। ठीक है काकी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? क्या मतलब बिजली? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं तो फिर यहीं झाड़ियों में फंसी रहो। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी चिड़िया की मदद नहीं करता। तभी कोमल चिड़िया और उसकी बेटी मीना वहाँ से गुजरती हैं। मामा, वो देखो, वो दादू झाड़ियों में फंसी हुई हैं। हाँ मीना बेटी, चलो हमें आपकी दादू को बचाना होगा। परंतु मामा, दादू ने हमें घर से निकाला था, हम उन्हें क्यों बचाएं? मीना बेटी, ऐसी बातें मत करो, वो आपकी दादू हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ जाती है और वो बहुत मुश्किल से अपनी सास को उन झाड़ियों से बाहर निकालती है और फिर चिड़िया अपनी सास को लेकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही कोमल चिड़िया घर पहुँचती है तो वहाँ चंदू चिड़ा कबूतर के साथ बैठा था। अरे चंदू जी, आप जिंदा हैं? हाँ चिड़िया बहन, चंदू ठीक है, ये मेरे पास ही था। उस दिन तेज हवा के कारण ये बेहोश हो गया था और तब से मैं ही इसका इलाज कर रहा था। आज होश आने पर मैं इसे आपके पास लाया हूँ। अपने बेटे को देखकर सावित्री रोने लगती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे मनहूस समझती थी। आज तेरे कारण ही मेरी जान बची है और तेरी प्रार्थना के कारण ही मेरा बेटा लौट आया है। माँ जी, बुरा समय पक्षियों को सीख देने आता है, दुख देने नहीं। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। लालच हमेशा पक्षियों को अकेला छोड़ देता है। ऐसे वो चिड़ियाओं का परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। मुझे अभी आम खाने हैं, मुझे मीठे आम ला कर दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कबूतर राजा का बेटा बबलू अपने पापा के सामने ऐसा कहते हुए रो रहा था। कबूतर जी, बबलू कब से जिद कर रहा है, आप इसे मीठे आम ला दीजिए ना। बबली, तुम तो जानती हो कि अभी आम का मौसम नहीं है। जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं ढेरों आम ला दूंगा। नहीं पापा, मम्मा, मुझे अभी आम चाहिए, नहीं तो मैं कभी आप दोनों से बात नहीं करूंगा। बंटी जी, मैंने सुना है कि गर्म जंगल में आम लगे हुए हैं, आप इसे वहाँ ले जाइए। नहीं बबली, मेरे पास समय नहीं है, मुझे एक जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना है। लेकिन हाँ, कोमल चिड़िया को बुलाता हूँ, वो बहुत समझदार है, वही शहजादे को वहाँ लेकर जा सकती है। सिपाहियों, जाओ और कोमल चिड़िया को बुला कर लाओ। राजा कबूतर के कहने पर सिपाही कोमल चिड़िया के पास जाता है। कोमल बहन, तुम्हें राजा कबूतर ने बुलवाया है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है उल्लू सिपाही, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पड़ोसी कौवे कोमल चिड़िया को सिपाही उल्लू के साथ जाता हुआ देखकर जल जाते हैं। बादल जी, जरा देखो इस कोमल को, जब देखो राजा के आसपास भटकती रहती है और राजा कबूतर इसे इनाम में ढेर सारे गहने भी देता है। बिजली, उल्लू खुद बुलाने आया है चिड़िया को, जरूर कोई काम होगा। चलो चिड़िया का पीछा करते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी कोमल चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। कोमल, बबलू जिद कर रहा है कि उसे आम खाने हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम बबलू को लेकर गर्म जंगल में जाओ और इसे जी भरकर आम खिलाकर वापस ले आओ। जो हुक्म राजा जी, मैं बबलू को लेकर जाती हूँ और सुरक्षित आपके पास लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया छोटे शहजादे को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठे कौवे ये सारी बातें सुन रहे थे। वो चुपके से चिड़िया का पीछा करने लगते हैं।
आधे रास्ते में जाकर छोटा शहजादा थक जाता है। चिड़िया आंटी, मेरे पर थक गए हैं, अब मैं और नहीं उड़ सकता। अब मैं इस पेड़ पर ही आराम करूँगा। छोटे राजकुमार जी, हम बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं जानता, तुम जाओ, मेरे लिए आम तोड़ कर लाओ, मैं बस यही इंतजार करूँगा। छोटे शहजादे के ऐसा कहने पर कोमल चिड़िया वहाँ से आमों के बाग की ओर चली जाती है। बिजली और बादल एक पेड़ के पीछे छुपे ये सब देख रहे थे। बिजली, देखो, यही सुनहरा मौका है। अगर हम शहजादे को गायब कर दें तो राजा गम से नाढाल हो जाएगा और फिर हम इस जंगल के राजा और रानी बन जाएंगे। हाँ बादल जी, और फिर सारा इल्जाम इस बेचारी कोमल चिड़िया पर डाल देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे शहजादे के पास जाते हैं। अरे नन्हे राजकुमार जी, चिड़िया तो आपको यहाँ अकेला छोड़कर खुद आम खाने चली गई। अब वो लौट कर नहीं आएगी। आप हमारे साथ चलिए, हमारे पास ढेर सारे आम हैं। आम का सुनकर नन्हा शहजादा उन कपों के साथ उड़ जाता है। वो कपे उसे एक कार में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। अंकल और आंटी, आपने मुझे यहाँ बांध क्यों दिया है? अरे नन्हे शहजादे, तुम कितने भोले हो। आमों की लालच में हमारे साथ आ गए। वो चिड़िया तो तुम्हारे लिए आम लेने गई थी। अब देखना, चिड़िया को मिलेगी सजा और हम बनेंगे जंगल के राजा और रानी। कोमल चिड़िया जब आम लेकर वापस आती है तो शहजादा गायब था। अरे, ये बबलू कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। कोमल चिड़िया रोती हुई महल में पहुँचती है, लेकिन इससे पहले बादल और बिजली वहाँ पहुँचकर नाटक कर रहे होते हैं। महाराज, गजब हो गया। इस जालिम कोमल चिड़िया ने आपके बेटे को नदी में गिरा दिया और खुद आम लेकर भाग गई। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों कोमल, कहाँ है मेरा बेटा? मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। कबूतर राजा जी, ये कभी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो कहाँ है मेरा बेटा? मैं नहीं जानती, वो बरगद के पेड़ पर ही बैठा था। जब मैं आम लेकर लौटी तो वो वहाँ नहीं था। सिपाहियों, ले जाओ इसे, कालकोठरी में डाल दो। कबूतर राजा जी, मैं बेगुनाह हूँ, ये कभी झूठ बोल रहे हैं। कोमल चिड़िया को कालकोठरी में बंद कर देते हैं। जब मीना को अपनी माँ का पता चलता है तो वो तोते के पास जाती है। तोते अंकल, ये सब उन कपों का किया धरा है, हमें मम्मा को बचाना होगा। फिर तोता और मीना दोनों कपों पर नजर रखते हैं। वो कपों के पीछे पीछे उस गार में पहुंच जाते हैं जहां शहजादे को कैद किया था। वो बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। जब कपे वहां से चले जाते हैं तो वो गार में जाकर नन्हे शहजादे की रस्सियां खोल देते हैं। छोटे शहजादे, आप डरे मत, हम आपको बचाने आए हैं। अब जल्दी से महल चले और मेरी मम्मा को आजाद करवाएं। महल में राजा और रानी बहुत उदास बैठे थे। अचानक नन्हा शहजादा अंदर आता है। पिताजी, कोमल आंटी निर्दोष हैं। इन मक्कार कपों ने मुझे पकड़ लिया था और रस्सियों से बांध दिया था। ये तुम क्या कह रही हो बेटे? उन कपों ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। सिपाहियों, जाओ और उन कपों को गिरफ्तार करो और कोमल चिड़िया को इज्जत के साथ रिहा करो। फिर सिपाही जाते हैं और कपों को कालकोठरी में बंद कर देते हैं और कोमल चिड़िया को आजाद कर देते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। राजा और रानी चिड़िया से माफी मांगते हैं और कोमल चिड़िया को इनाम में सोने के सिक्के देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिद का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लेकर जंगल में दाना ढूंढने निकली ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों माँ बेटा एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बबलू बेटे, बारिश बहुत तेज है, तुमसे उड़ा नहीं जाएगा। तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मैं आपके लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है मामा।
लेकिन आप जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगता है। फिर बबली कबूतरी अपना और अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढने निकल जाती है। बबलू कबूतर डरा हुआ पेड़ के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर में उड़ती हुई बिजली कभी वहाँ आ जाती है। वो छोटे बबलू को देखकर रुक जाती है। चाची चील कई दिनों से शिकार मांग रही है। अगर मैं ये छोटा कबूतर का बच्चा उसे दे दूं तो वो खुश होकर मुझे ढेर सारा भोजन देगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी बबलू कबूतर के पास जाती है। अरे छोटे बच्चे, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तो मेरे घर में है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन कभी आंटी, मेरी मम्मा तो मुझे यहाँ पेड़ के नीचे छोड़कर मेरे लिए मीठा फल लेने गई है। हाँ छोटे कबूतर, लेकिन बारिश बहुत तेज थी, इसलिए वो मेरे घर में आ गई और उसी ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें बुला लाऊं। ठीक है आंटी, अगर मेरी मम्मा आपके घर में है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मासूम बबलू बिजली कपी की बातों में आ जाता है और वो बिजली कपी के साथ उड़ जाता है। बिजली कपी बबलू को एक घर में ले जाती है। आंटी, मेरी मम्मा तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई है? बेटे, मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। रुको तुम यहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारी मम्मा को। ऐसा कहते हुए बिजली कपी घर के बाहर आती है। तभी बादल कप्पा भी वहाँ आ जाता है। बिजली, अंदर कौन है? बादल जी, कबूतर का छोटा बच्चा है। लेकिन बिजली, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बादल जी, इसे हम चील चाची को देंगे और फिर बदले में चील हमें इनाम देगी। तो ठीक है बिजली, तुम यहाँ बैठकर इस कबूतर के बच्चे पर नजर रखो। मैं तब तक चील चाची को बुला कर लाता हूँ। अंदर बबलू बैठा उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो बहुत घबरा जाता है। फिर बिजली कभी अंदर जाकर बबलू के पास बैठ जाती है। छोटे कबूतर, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे कव्वे अंकल तुम्हारी मम्मा को बुलाने गए हैं। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी घोंसले में आराम से सो जाती है और बबलू कबूतर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया बहन, मैं पूरे जंगल में घूम आई हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कोई मीठा फल नहीं मिला। क्या तुम मुझे आज कोई मीठा फल उधार दे दोगी? हाँ बबली बहन, मेरे पास मीठा फल है, तुम ले जाओ। जब तुम्हारे पास होगा तो मुझे लौटा देना। फिर बबली कबूतरी कोमल चिड़िया से दाना उधार लेती है और वापस जाती है। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं तो उसे इसी पेड़ के नीचे छोड़ कर गई थी। ये देखकर बबली कबूतरी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगती है। हो सकता है बबलू घर चला गया हो, मैं घर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी जल्दी से अपने घर की ओर वापस चली जाती है। चील चाची, जल्दी चलो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा शिकार ढूंढा है। एक नरम नरम मांस वाला कबूतर का बच्चा है। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह बादल, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, चलो चलते हैं। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा चील को अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। सामने से बबलू भी उड़ता हुआ आ रहा था। अपने सामने कप्पे और चील को बैठा देखकर बबलू डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो उसका शिकार करने वाले हैं। अरे छोटे कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल कप्पे, मैं अपनी मम्मा को बुलाने जा रहा हूँ। मुझे बिजली आंटी ने भेजा है। मेरी मम्मा पेड़ के नीचे बैठी मेरा इंतजार कर रही हैं। बादल कप्पा आहिस्ता से चील से कहता है। चील चाची, इस कबूतर के बच्चे को नहीं मालूम कि हम इसे खाने वाले हैं। अगर हम थोड़ी देर इंतजार करें तो ये माँ बेटा दोनों ही हमारे शिकार बनेंगे। ठीक है, छोटे कबूतर तुम जाओ और जल्दी से अपनी माँ को लेकर आओ। फिर बबलू कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और बादल कप्पा चील को लेकर घर के अंदर आता है। बिजली, उठो, देखो चील चाची आ गई हैं। कहाँ है वो छोटा कबूतर का बच्चा? कहाँ है? बिजली, वो हमें रास्ते में मिला था। तुमने खुद ही तो उसे अपनी मम्मा को बुलाने भेजा था। नहीं बादल, मैं तो सो गई थी, वो भाग गया। वो हम सबको उल्लू बनाकर भाग गया। काफी और काफी, तुम दोनों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया।
मैं तो सूखा दाना ही खाने वाली थी, लेकिन तुमने मेरा मांस खाने का मन बनाया। अब तो मैं मांस खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील झट से बिजली कौवे को पकड़ लेती है और उसे मारकर खाने लगती है। बादल कौवा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। बबलू कबूतर अपने घर पहुँचता है और अंदर से जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। बबलू बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढा। फिर बबलू सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, मैंने उन कौवों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। शाबाश मेरे बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया, वरना वो कौवे और चील मिलकर तुम्हें खा जाते। बिजली कौवे को खाने के बाद चील बादल कौवे के पीछे उड़ती है। बहुत मुश्किल से झाड़ियों के पीछे छुपकर बादल कौवा अपनी जान बचाता है। अच्छा भला बारिश एंजॉय कर रहा था, ये बिजली की बच्ची ने अपनी जान तो गंवाई और मेरी जान भी खतरे में डाल दी। ऐसे बादल कौवा रात होने तक वहीं छुपा रहता है। जब चील वहाँ से चली जाती है तो बादल कौवा चुपके से वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। नूरपुर के जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। उसी जंगल में कोमल चिड़िया और बिजली कौवी एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी। उन दोनों के घर साथ साथ थे, इसलिए वो जंगल से दाना लेने के लिए एक साथ जाया करती थी। बिजली कौवी छाता लिए चिड़िया के घर जाती है। कोमल, चलो आज हम कबूतर चाचा के बाग से अंगूर खाने चलते हैं। लेकिन बिजली बहन, क्या तुमने कबूतर से पूछा है? हाँ, मैंने पूछा था कबूतर से। उसने ही कहा था कि जब मन चाहे आकर मेरे बाग से अंगूर खा जाना। कोमल चिड़िया मान जाती है। वो भी अपना छाता लेती है और बिजली कौवी के साथ कबूतर चाचा के अंगूरों के बाग में चली जाती हैं। वो दोनों बाग में जाकर अंगूर खाने लगती हैं। तभी छाता लिए कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोर चोर, मेरे बागीचे में चोर घुस आए हैं। कौवी और चिड़िया, तुम किससे पूछकर मेरे बागीचे में आई हो? तुम दोनों को सजा मिलेगी। कोमल चिड़िया बिजली कौवी की ओर देखकर कहती है, बिजली, तुम ही कबूतर से इजाजत लो, क्योंकि तुमने ही पूछा था। हाँ चिड़िया बहन, तुम बैठकर अंगूर खाओ, मैं करती हूँ बात। फिर बिजली कौवी कबूतर चाचा के पास जाती है और आहिस्ता से कहती है, कबूतर चाचा, आज तुम अपने बागीचे के सारे काम इस छोटी चिड़िया से करवाओ। कल तोते को और फिर परसों बुलबुल को भी ले आया करूँगी। ऐसे तुम अपने सारे काम उनसे करवा लिया करना। बदले में तुम्हें मुझे अंगूर खाने देने होंगे और यहाँ से जाने देना होगा। कौवी, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं अकेला बागीचे की रक्षा नहीं कर पाता, मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर कबूतर चाचा कोमल चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अगर तुमने मेरे बागीचे से अंगूर खाए हैं तो तुम्हें यहाँ काम भी करना होगा। ऐसे ही अंगूरों के बागीचे नहीं लगते, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है कबूतर चाचा, मैं आपके कामों में मदद करवा देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कबूतर चाचा के साथ उसके बागीचे में काम करने लगती है और बिजली कौवी छाता लिए वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया शाम तक बागीचे से अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रखती है। ठीक है चिड़िया, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब सुबह मैं इसे मंडी में ले जाऊंगा। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने घर की ओर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब बिजली कौवी के घर जाकर देखती है तो वो आराम से सो रही थी। मैं आज के बाद इस काली कौवी के साथ दाना लेने कभी नहीं जाऊंगी, ये झूठी है, इसने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कौवी बैठी मीठा फल खा रही थी कि पीछे से एक चील आ जाती है। वो चील बिजली कौवी के बहुत करीब आ जाती है। बिजली जान जाती है कि अगर अब वो उड़ने लगेगी तो चील उसे दबोच लेगी। इतने दिन हो गए, बारिशों में कोई भी भोजन नहीं मिला, आज मेरी भूख मिटेगी। चील चाची, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं काले रंग की हूँ, अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी काली हो जाओगी। क्या करूँ काली कौवी, भूख बहुत सता रही है, पेट भी तो भरना है। चील चाची, अगर तुम मुझे ना खाओ तो मैं अपनी पड़ोसन चिड़िया को यहाँ लेकर आती हूँ। वो बहुत सुंदर है और उसका मांस भी बहुत नरम होगा।
तुम उसे खाकर और भी सुंदर हो जाओगी। ठीक है कवि, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बिजली कवि तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के पास जाती है। बिजली, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कोमल, मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि बड़े पेड़ के नीचे मीठे मीठे फल पड़े हैं। मैं तो खाई हूँ, अगर तुमने खाने हैं तो जाकर खा लेना। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। अरे, इसमें बुरा क्या है? मैं जाती हूँ और उस पेड़ के नीचे से मीठे फल ले आती हूँ। बारिशों के दिनों में वो फल मेरे काम आएंगे। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो बड़े पेड़ के नीचे जाती है। वहाँ तो सच में मीठे फल थे। कोमल चिड़िया वहीं बैठकर मीठा फल खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वही चील पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। काली कवि ने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें मेरे जाल में फंसा दिया। तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हें खाकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। नाना चील चाची, मुझे ना खाना, मैं तो बहुत बीमार हूँ। मेरा जिस्म बहुत जहरीला है। अगर आपने मुझे खा लिया तो आप भी मर जाओगी। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका मतलब वो काली कवि मुझे मारना चाहती थी। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। बिजली कवि वहीं थोड़ी दूर बैठी उन दोनों को देख रही थी, मगर उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। चिड़िया जब वहाँ से चली जाती है तो बिजली कवि चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे तो पता ही नहीं चला, वहाँ एक जालिम चील थी। उस चील ने तुम्हें खाया क्यों नहीं? और क्या बातें कर रही थी तुम चील के साथ? हाँ बिजली, चील दीदी ने कहा कि मैं उसे अपनी सुंदर आवाज में गीत सुनाऊं। बस मैंने अपना गीत सुना दिया और पता है, चील चाची ने मुझे बदले में ये सोने का हार भी दिया है और फिर मुझे वहाँ से जाने दिया। अच्छा, गीत तो मैं भी बहुत सुंदर गा लेती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तुम भी सुंदर गीत गा सकती हो तो जाकर चील चाची को सुनाकर तुम भी सोने का हार ले लो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और चील चाची के पास जाती है। चील चाची, मैं भी तुम्हें सुंदर गीत सुनाने आई हूँ, क्या तुम मेरी आवाज में गीत सुनोगी? ये काली कवि खुद मेरे पास चलकर आ गई। अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। हाँ, सुंदर कवि, क्यों नहीं, मुझे अपनी मीठी आवाज में गीत सुनाओ और जरा मेरे पास आकर सुनाना, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनता है। हाँ हाँ चील चाची, क्यों नहीं, सोने के हार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर बिजली कवि अपनी आंखें बंद करती है और गीत गाने लगती है। जैसे ही बिजली कवि आंखें बंद करके गीत गाती है तो चील आगे बढ़ती है। वो कवि पर हमला करती है और उसे दबोचकर मारकर खा जाती है। बिजली कवि ने अपनी पड़ोसन कोमल के साथ बुरा किया, इसलिए उसको अपने किए की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो खड्डा हम किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कवि आज बहुत खुश थी और जंगल में मिठाइयाँ बांट रही थी। चलो चिड़िया बहन, कबूतरी बहन, तोती बहन, सभी आओ मिठाई खाओ। मैंने आज 3-3 अंडों को जन्म दिया है। बिजली बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कई सालों से तुम इस दिन का इंतजार कर रही थी, आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ चिड़िया बहन, कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं थी। अब मेरे भी बच्चे होंगे और मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगी। ऐसा कहते हुए खुशी खुशी बिजली कवि वापस अपने घर जाती है। उठो बादल जी, अभी तक सो रहे हो? आज से मैं तुम्हारे साथ जंगल में दाना लेने नहीं जाऊंगी। मुझे अपने अंडों की रक्षा भी करनी है। ठीक है बिजली, तुम अंडों का ध्यान रखो और मैं तुम्हारे लिए दाना ले आया करूँगा। लेकिन बादल जी, मुझसे वादा करो कि तुम घने जंगल की ओर नहीं जाओगे। वहाँ एक गुफा में चील रहती है और वो पक्षियों का शिकार करती है। नहीं नहीं बिजली, मैं घने जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। मैं नदी के आसपास ही दाना ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो नदी के पास से दाना ढूंढता है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। मैंने बिजली से वादा किया था कि घने जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या करूं,
मुझे बहुत भूख लगी है। अब भोजन लेने वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए बादल कापा घने जंगल की ओर चला जाता है। बादल कापा अपने लिए भोजन ढूंढ रहा था कि पीछे से एक चील आ जाती है। काले कप्पे, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। चील चाची, मुझे मत मारो। कितने सालों बाद तो मुझे खुशियाँ मिली हैं। मेरे छोटे छोटे 3 अंडे हैं। मेरी पत्नी और मेरे अंडे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, अगर तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है तो मेरे बच्चे भी मांस का इंतजार कर रहे हैं। चील चाची, मेरा काला और सख्त मांस खाकर तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें एक अच्छा शिकार बता सकता हूँ। अच्छा, कौन सा शिकार बताओ। मेरे पड़ोस में एक कबूतरी रहती है। उसका मांस बहुत चिट्टा है। अगर तुम उस कबूतरी का मांस अपने बच्चों को खिलाओगी तो तुम्हारे बच्चे सुंदर हो जाएंगे। लेकिन काफे, उसका घर तो बंद होगा, मैं कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं चील चाची, वो तो एक तिनकों के घोंसले में रहती है। शिकार पकड़ना बहुत आसान है। बादल की बातें सुनकर चील मान जाती है और वो कबूतरी के घोंसले की ओर उड़ जाती है। बच गया बादल, आज तो तू बच गया। अगर कबूतरी के घर का ना पता था तो आज ये चील तुझे खा जाती। ये बादल अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे अब इसकी चिंता हो रही है। जाकर देखती हूँ। बिजली कभी अपने घर के बाहर उड़ती है और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, तुमने बादल को देखा है कहीं? वो सुबह से दाना लेने गया था पर अभी तक लौटा नहीं। बिजली, जब मैं दाना लेकर आ रही थी तो देखा था बादल को, लेकिन वो तो घने जंगल की ओर जा रहा था। हाय, मैं मर गई। बादल घने जंगल की ओर चला गया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और मेरे 3 अंडे क्या करेंगे? अगर वो चील मेरे पति को खा गई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी उड़ती है। तभी उसे अपने अंडों का ख्याल आता है। वो वापस अपने घर जाती है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इन्हें कबूतरी के पास छोड़ देती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी अपने तीनों अंडे उठाती है और कबूतरी के घोंसले के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं बादल को ढूंढने घने जंगल में जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आती, मेरे तीनों अंडों को अपने घोंसले में रख लो। कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। अपने अंडे कबूतरी को देकर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। तभी चील भी कबूतरी का घोंसला ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। चील चुपके से पीछे से हमला करती है। पत्तों की आहट सुनकर कबूतरी डर जाती है और तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। भाग गई, ये कबूतरी तो भाग गई। लेकिन अब ये अपने अंडों को कैसे बचाएगी? रुक जाओ चील, ऐसा जुल्म मत करो। ये अंडे मेरे नहीं बल्कि मेरी पड़ोसन कवि के हैं। जिसके भी अंडे हों, अब तो ये अंडे मेरे बच्चे ही पिएंगे। बबली कबूतरी चील की बहुत विनती करती है, लेकिन चील बिजली कभी के तीनों अंडे लेकर वहाँ से भाग जाती है। बिजली कभी बादल को ढूंढ लेती है। बादल, तुमने अपनी जान के साथ साथ हमारी जान भी खतरे में डाली। तुम्हें कितना कहा था कि घने जंगल की ओर मत आओ। तुम्हें पता है ना, यहाँ चील का खतरा है। ये सुनकर बादल कापा जोर जोर से हंसने लगता है। बिजली, मैं बहुत चालाक हूँ। चील चाची तो मुझे खाने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे कबूतरी के घोंसले का बता दिया। अब वो उस कबूतरी को खाने उसके घोंसले में गई होगी। बादल जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ऐसे बुरे काम छोड़ दो। अब तुम 3 अंडों के बाप बन गए हो। मैंने खुद को सुधार लिया है। अब तुम भी खुद को सुधार लो और अच्छे काम करने लग जाओ। अच्छा बिजली, अब चलो घर चलते हैं, देखते हैं कबूतरी का क्या बना। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और कबूतरी के घोंसले के पास आते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, बहुत गजब हो गया। चील आई थी मेरे घोंसले में और वो तुम दोनों के तीनों अंडे उठाकर ले गई। बबली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तीनों अंडे? बिजली बहन, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करती, मैं कमजोर थी। मैं खुद तो बच गई, लेकिन तुम्हारे अंडों को नहीं बचा पाई। बिजली, ये कबूतरी क्या बोल रही है? हमारे अंडे इसके घोंसले में?
बिजली का भी फूट फूट कर रो रही थी। बादल, तुम्हारे पास आने से पहले मैंने अपने तीनों अंडे कबूतरी के घोंसले में रख दिए थे ताकि सुरक्षित रहे। मुझे क्या मालूम था आज तुम्हारी वजह से वो चील हमारे अंडे उठाकर ले जाएगी। नहीं बिजली, ये क्या हुआ? मैं दोषी हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं चील को कबूतरी के घोंसले का ना बताता तो आज हमारे अंडे सुरक्षित होते। ऐसे बादल कव्वे को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।